Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is 10th Feb. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के मन में कई क्वेश्चंस होंगे, सर कहाँ चले गए थे, इतना लंबा लंबा आप गैप रख रहे हैं, आप सीरियस नहीं हैं क्या, या जो भी बातें आपके मन में होंगी। और जायज़ है, हो भी जाती हैं, आती भी है मन में। देखिए, अब मैं ये तो नहीं बता सकता क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। मैं तो बस आपसे सॉरी कह सकता हूँ जो बीच में नहीं आ पाए। अब बात करते हैं, बीच में बजट आया, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई। वो मैं जानता हूँ आप लोग अपडेट रहे होंगे, न्यूज़पेपर तो मैं कहता ही हूँ पढ़ा करो। बाकी बजट की बात तो ये है कि बजट से ना कभी भी आपने अगर देखा हो लास्ट कुछ सालों के, क्या किसी भी साल का उठा के देख लीजिए एनालिसिस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है बजट से कोई भी क्वेश्चन आना। इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें से क्वेश्चंस 2 या 3 निकलते हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसके फॉर्डर आपको हेल्प करते हैं मेंस में। ठीक है। और रही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल गई हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अब मैं वो सारा बताने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और कोई इतना तुक नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि सूनर और लेटर आप लोग कवर कर लेते हैं। तो जो भी इस बार एग्ज़ाम देने जा रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना न्यूज़पेपर पे जो बजट के बारे में लिखा है उससे अच्छा ये होगा कि आप अपना इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़रूर अच्छी तरह पढ़ें। और जो भी इम्पोर्टेंट जैसे डिजिटल करेंसी की बात हुई है या जो भी बात हुई है, उसकी थोड़ी सी टर्म्स अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए। उससे ज़्यादा ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लोग आने वाले टाइम में अब धीरे धीरे वो जब एडिटोरियल में डिस्कस होगा उसको हम देखते रहेंगे। ठीक है। आई एम रियली सॉरी नहीं आ पाए। अब देखते हैं, एक पेज 1 पे आपने न्यूक्लियर फ्यूजन का देखा होगा, एक फैसिलिटी ने जो टेस्ट वगैरह किया है, उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो। मेंस में इतना कुछ खास नहीं है इसका। एक तो याद रखिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सा प्रोसेस है, वही प्रोसेस है जो सन यूज़ करता है। क्योंकि सन में आपसे पूछ सकते हैं, सन में जो हीट जनरेट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है या फिजन से होती है, तो ये फ्यूजन से होती है। और जो उसके प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसको फ्यूजन की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, ये हमारी क्लाइमेट चेंज की जो ज़रूरतें हैं उसको भी एड्रेस करने में हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये एबंडेंट है, सेफ है एंड ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी से ये मत समझ लीजिएगा कि ये कार्बन फ्री है, ऐसा नहीं है। लो कार्बन है, बट कार्बन फ्री नहीं है। ये ज़रूर यूपीएससी वाले घुमा फिरा के पूछते हैं, इट इज़ जीरो कार्बन, इट इज़ फ्री कार्बन। तो याद रखिएगा, उन जो सॉलिड स्टेटमेंट्स होती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपने। अब एक टीम है, बेसिकली जॉइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी है, जेट बोलूँगा अब आगे से। एक जेट फैसिलिटी है नियर ऑक्सफोर्ड, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा बस इंग्लैंड में है। वहाँ पे इन्होंने 59 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी जो है 5 सेकेंड्स में अंदर पैदा करी है, न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से। ठीक है। तो आपसे अब ये पूछ सकते हैं ऐसे, जो मैंने लिखा है ना, मोर देन डबलिंग अ 1997 रिकॉर्ड, मतलब जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, उसमें आपको क्या देखना है कि आपसे ये पूछा जा सकता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। होता है ना, कई बार स्टेटमेंट्स आ जाती हैं ऑप्शंस में, 4 में, कि कौन सी ठीक है या कौन सी नहीं। उसमें एक हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए कि दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखिएगा ये चीज़ें हमें देखनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, 1997 में भी किया था, बट उसको रिकॉर्ड को इन्होंने इस बार ब्रेक कर दी है। ठीक है। जो मशीन यूज़ हुई थी उसको जिस इस एक्सपेरिमेंट में, उसका नाम है टोकामक, ये याद रखिएगा। और जो जेट साइट है ये जो इंग्लैंड में, ये लार्जेस्ट ऑपरेशनल साइट है इन द वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। इसमें फ्यूल कौन सा यूज़ किया था, उन्होंने किया था ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। अब आपको जो ये दोनों फ्यूल्स हैं ये आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन का हिस्सा है। ठीक है। ड्यूटेरियम को हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और इन दोनों फ्यूल्स को हीट किया गया था 10 गुना टेम्परेचर ज़्यादा से, मतलब जितना सन अपने सेंटर में क्रिएट करता है ना, उससे भी कई 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया गया था इन दोनों फ्यूल्स को, ताकि एक प्लाज्मा क्रिएट हो, हीट एनर्जी क्रिएट हो। अब ये दोनों फ्यूल्स मिलते कहाँ से हैं, तो जो ड्यूटेरियम है वो फ्रीली अवेलेबल है इन सी वाटर। ठीक है। और जो ट्रिटियम है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है न्यूक्लियर फिजन का, याद रखिएगा फिजन का बाय प्रोडक्ट है। और कहते हैं ये जो रिलीज करते हैं ना एनर्जी, वो 4 मिलियन टाइम्स होती है मोर एनर्जी देन बर्निंग कोल। चाहे आप कोल को बर्न करके एनर्जी पैदा कर रहे हो, ऑयल को या गैस को, ये उससे 4 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी पैदा करते हैं। ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट इसका जो निकलता है, सिर्फ हीलियम निकलता है। अब आप देखेंगे कि इन्होंने सिर्फ करा है 5 मिनट के लिए,
क्या हुआ था ना उसके बाद, जो ये जो मशीन थी, क्या नाम था उसका? टोकामक, उसके जो मैग्नेट्स थे ना, वो हीट होने लग गए थे, तो उससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इसका एक बहुत एडवांस्ड वर्ज़न भी बन रहा है जेट का। कहाँ बन रहा है वो? सदर्न फ्रांस में बोलते हैं, बन रहा है। उसको आईटीईआर नाम दिया है। आईटीईआर एक बेसिकली पार्टनरशिप है, और इसमें एक फैसिलिटीज़ जो बनाई जाएँगी विद सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ बनाई जाएँगी, और ताकि उससे क्या है कि हम 5 मिनट से ज़्यादा, 300 सेकंड से ज़्यादा हम इसको सर्वाइव कर सकें या बना सकें या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। और ये सब अगर कहते हैं कि आईटीआर में सब कुछ ठीक रहा, तो इसका जो प्रोटोटाइप वर्ज़न है, जो फ्यूज़न पावर प्लांट हम 2050 में लगा पाएँगे। आपको अगर कोई ईयर दे सकते हैं पूछने के लिए कि 10 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 2050 से पहले तब भी नहीं होगा। और इसका जो न्यूक्लियर फिशन में जो एटॉमिक पावर प्लांट्स में यूज़ होती है, जिससे हम जो खतरनाक वेपन्स भी बन सकते हैं, बॉम्ब्स बन सकते हैं, उसमें यूज़ होता है न्यूक्लियर फिशन। तो कह रहे हैं कि इस वाली टेक्नोलॉजी से क्या होगा न्यूक्लियर फ्यूजन से, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से आप वेपनाइज्ड नहीं कर सकते, ठीक है? एक प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि इस टेक्नोलॉजी से वेपनाइजेशन बहुत इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है? और जो ये फ्रांस का बेस्ड जो मेगा प्रोजेक्ट है आईटीईआर, इसमें जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन सी हैं? चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, रशिया है, यूएस है, ठीक है? ये ख्याल कब आया था? ये ख्याल बेसिकली आया था 1980s में, ठीक है, जब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की टॉक्स चल रही थी बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में। तब ये आइडिया उठ के आया था न्यूक्लियर फ्यूजन का, आईटीईआर का और ये सब का, ठीक है। उसके बाद आपने एडिटोरियल पेज पे देखा होगा, देखिए यूक्रेन का जो चल रहा है, 8 साल से चल रहा है इनका तो झगड़ा। अगर किसी ने सुनना है, 7 अप्रैल 2021 के एनालिसिस में हमने बताया था कि मोटे मोटे तौर पे इनका झगड़ा क्या है, यूरो मैदान रेवोल्यूशन क्या है, सब कुछ थोड़ा बताया था। तो जो नए हैं वो प्लीज़ वो सुन लेना। अब उसमें एक एडिटोरियल में निकलता है नॉर्मैंडी। बेसिकली झगड़ा कुछ नहीं है, जो झगड़ा ये है, रशिया चाहता है कि यार मेरे ईस्टर्न एकदम फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे नेटो फोर्सेस ना आएँ, यूक्रेन को अपनी आज़ादी दी जाए, यूक्रेन में बेसिकली वो चाहता है कि मेरी चले। और यूएस चाहता है कि यूक्रेन जो है यूरोपियन का पार्ट है, हम उसको ये करेंगे, वो करेंगे। और यूरोप वाले भी बेसिकली मैं बता दूँ वॉर के मोड में नहीं हैं रशिया के साथ, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं उसकी गैस, अपने यहाँ जितनी भी एनर्जी वो क्रिएट कर रहे हैं, तो गैस और फ्यूल जितना आता है वो सब रशिया से ही आता है ज़्यादातर। तो इसलिए जर्मनी भी इसके खिलाफ है। तो बहुत सारी इसके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। इतना ज़्यादा उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो एक मेन आपके लिए ज़रूरी है, जैसे नॉर्मैंडी कॉन्टैक्ट ग्रुप के बारे में आया हुआ था, या नॉर्मैंडी फॉर्मेट के बारे में आया हुआ था, या नॉर्मैंडी 4 भी कह सकते हैं। ये पूछ सकते हैं क्या है? ये बेसिकली डिप्लोमैटिक ग्रुप है। 2014 में बना था, 4 कंट्रीज़ हैं उसमें, जर्मनी, रशिया, यूक्रेन और फ्रांस, ठीक है? और इन्होंने मिलने का इनका मकसद क्या था कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में जो ये डिस्प्यूटेड चल रहा है, सारा डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्रीमिया एनेक्सेशन ये सब, उसको ख़त्म करने के लिए ये चारों बैठ के बातें करें, ठीक है? ये जुलाई 2014 में जैसे मैंने बताया। और इसमें क्या है कि नॉर्मैंडी फॉर्मेट आपसे ये पूछ सकते हैं, ये सिर्फ़ 4 ही इन्वॉल्व्ड रहते हैं हमेशा? तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है। कभी-कभी ये इंक्लूड कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज़ को भी, जैसे बेलारूस को, इटली को, यूके को। तो एज़ सच ये वैसे तो नॉर्मैंडी फॉर्मेट बना ही 4 कंट्रीज़ के लिए था, बट ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं हो सकती इसमें, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और थोड़ा-सा जिसने भी यूक्रेन क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं, वो 7 अप्रैल का एनालिसिस सुन लीजिएगा, ठीक है? That's it for today. Thank you so much for listening. Have a good day. Bye. Take care. God bless you all.